इस चैप्टर में हम करने जा रहे हैं नातेदारी। तो स्टार्ट करते हैं नातेदारी की परिभाषा से। नातेदारी व्यक्तियों का ऐसा वर्ग है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, मेन पॉइंट यहाँ से शुरू कर रही हूँ। नातेदारी व्यक्तियों का ऐसा वर्ग है जिन्हें रक्त संबंध या वैवाहिक संबंध के आधार पर नातेदार या संबंधी माना जाता है। इसमें हम उत्तर प्रदेश या उत्तर की तरफ की बात की जाएंगी, जिसमें नातेदार, जिसमें कहते हैं वैवाहिक संबंध और रिश्ते, जो खून से संबंधित रिश्ते होते हैं उनके बारे में बातचीत होगी। तो करते हैं जिन्हें रक्त संबंध या वैवाहिक संबंध के आधार पर नातेदार या संबंधी माना जाता है। समाजशास्त्र में रक्त संबंधों को व्यक्त करने के लिए तकनीक शब्द समरसता का प्रयोग किया जाता है और इसी प्रकार विवाह से होने वाले सभी संबंधों को व्यक्त करने के लिए विवाह संबंध का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए माता और पुत्र पुत्री, बहन और भाई बहन, पिता और पुत्र पुत्री के बीच समरसता संबंध है। मतलब ये एक ही परिवार, एक खून से ही होते हैं जो बच्चे होते हैं, माता पिता। जबकि ससुर सास और वधू दामाद के बीच वैवाहिक संबंध होता है। अधिकांश इन संबंधों की सामाजिक मान्यता प्रत्यक्ष जैविक संबंधों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। नातेदारी संबंधों का ताना बाना भारत के शहरी और देहाती सामाजिक जीवन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तो रिश्ता वैवाहिक संबंध द्वारा जुड़ता है, जिसे नातेदार कहते हैं, नातेदार भी कहते हैं अवध या उत्तर की तरफ। और एक इसमें हम उत्तर की तरफ की बात कर रहे हैं नातेदारी। अगले हम सेकंड पार्ट में नातेदारी सेकंड चैप्टर उसमें हम दक्षिण तरफ की बात करेंगे। तो यहाँ हम पढ़ते हैं, उत्तर और दक्षिण भारत के नातेदारी विन्यासों को वर्णन करने के लिए सबसे पहले ये इन्होंने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारत में नातेदारी के अध्ययन संबंधी प्रमुख दृष्टिकोण, प्रमुख नज़रिया। भारत में नातेदारी के अध्ययन संबंधी। भारत में नातेदारी पद्धति के समाजशास्त्रीय अध्ययन में विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त सामग्री के वर्णन, तुलना और विश्लेषण आते हैं। नातेदारी के अध्ययन से संबंधित दृष्टिकोण व्यापक तौर पर शीर्षक में वर्गीकृत किया जाता है। प्राचीन ग्रंथों पर आधारित दृष्टिकोण तथा निशास्त्रीय दृष्टिकोण। एक तो है प्राचीन ग्रंथों पर आधारित जो नातेदारी का नज़रिया क्या था, और एक जो नए शास्त्रीय हैं उनके हिसाब से। तो पढ़ते हैं प्राचीन ग्रंथों पर आधारित दृष्टिकोण। भारतीय समाज में सामाजिक संस्थाएं मूल रूप से देश के साहित्यिक तथा शास्त्रीय परंपराओं से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि बहुत से समाजशास्त्री अध्ययनों से हमारी समस्याओं के वैचारिक और विविध आधारों की व्याख्या करने के लिए प्राचीन पुस्तकों का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए कपाड़िया हिंदू नातेदारी के विवेचन में प्राचीन ग्रंथों का प्रयोग किया गया है। पीएच प्रभु की पुस्तक द सोशल ऑर्गेनाइजेशन में संस्कृत के मूल ग्रंथों पर आधारित है। इस प्रकार इरावती कर्व और जीएस धुर ने विस्तार से भारतीय नातेदारी की, इसमें इन्होंने वर्णन कर रखा है कि नातेदारी की कौन कौन से प्राचीन ग्रंथ में कैसे क्या होते थे। मेन चीज़ हमें ये पढ़ते हैं, निशास्त्रीय दृष्टिकोण वंशक्रम और विवाह संबंध के उत्पन्न रिश्तेदारी। वंशक्रम दृष्टिकोण। हमारे समाज में नातेदारी का उपयोग स्पष्ट रूप से सामूहिक सामाजिक इकाइयों की स्थापना के लिए होता है। हम में से प्रत्येक ऐसे परस्पर सहयोग करने वाले और निकट रूप से संबंध वर्ग का सदस्य है और वे ऐसे लोगों की सहायता और समर्थन पर आश्रित है। ऐसे परस्पर सहयोग करने वाले वर्ग सदैव माँ बाप और बच्चों के परिवार से कहीं अधिक बड़े होते हैं। जब इन समूहों को समान वंशक्रम के आधार पर मान्यता दी जाती है या उनकी व्याख्या की जाती है, तब निशास्त्री इन्हें वंशक्रम समूह कहते हैं। एक ही वंश के जो माता पिता बच्चे होते हैं उनकी बात की जा रही है। इसमें वंशक्रम का नज़रिया है, इसमें माता पिता बच्चे जो जुड़े होते हैं। वंशक्रम समूह में सदस्यता निर्धारित करने के लिए
6 संभव मार्ग यहाँ दिए जा रहे हैं। पहला है पिता वंश, पिता के वंश से, जहाँ वंशक्रम के निर्धारण का आधार पुरुष परंपरा हो, अर्थात वंश पिता से पुत्र द्वारा चलता है। और माता वंश में है, जहाँ वंशक्रम का निर्धारण माँ से पुत्री की परंपरा में होता है। दोहरा द्विवंश परंपरागत या द्विपरंपरागत वंश, जहाँ वंशक्रम का निर्धारण विभिन्न आशयों के लिए पिता के वंश और माता के वंश दोनों से होता है। जैसे एक वंश परंपरा में चल संपत्ति जाती है तो दूसरी वंश परंपरा में अचल संपत्ति विरासत में दी जाती है। इसमें ये बात की गई है, चल संपत्ति जैसे दहेज दिया जाता है लड़कियों को, तो दूसरी संपत्ति अचल जैसे ज़मीन या खेती बाड़ी जो भी है उसको पुत्रों को दिया जाता है विरासत के तौर पे। द्विपक्षीय या उभय पक्षीय, जहाँ हर तरह की विरासत माता पिता दोनों की परंपरागत से मिलती है। यहाँ कोई एकलवंश परंपरा नहीं बन सकती, बल्कि द्विपक्षीय समूह संरचना ही हो सकती है। इसका अर्थ है कि वह समूह जो पिता की ओर माता की ओर से नातेदारी के मिश्रण से बना हो, मतलब पिता की ओर से भी माता की ओर से भी। इस समूह की सदस्यता पिता और माता वंश परंपरा दोनों से मिलती है। आगे पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा द्विपक्ष, जिसमें माता पिता दोनों की बात की गई है। और इसमें पढ़ते हैं समांतर वंशक्रम। ये बहुत ही दुर्लभ प्रकार का वंशक्रम है। इसमें वंशक्रम लिंग के आधार पर होता है। इस वंशक्रम के सदस्यों पुरुषों द्वारा पुत्रों को मिलती है और महिलाओं द्वारा पुत्रियों को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। वक्र या वैकल्पिक वंशक्रम, सारे वंशक्रम बता रखे हैं जितने भी हैं। ये वंशक्रम भी बहुत कम पाया जाता है। इसमें पुरुष से उसकी पुत्रियों का और महिला से उसके पुत्रों का वंश जाना जाता है। पुरुष से उसकी पुत्री का जाना जाता है और महिला से उसके पुत्रों का वंश जाना जाता है कि उस वंश का है। तो भारत में हमें आमतौर पर पितावंश परंपरा और मातावंश परंपरा वाले वंशक्रम की पद्धतियाँ मिलती हैं। इन दोनों में से पितावंश परंपरा पद्धति अधिक प्रचलित है। वंशक्रम समूह में नातेदारी संबंधों के वर्णन और विश्लेषण के माध्यम से हमें भारत की नातेदारी पद्धति की कुछ किस्मों की पर्याप्त व्यापक और समाजशास्त्रीय जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए भूमि संबंधी सामूहिक अधिकारों के आधार पर वंश परंपरा की एकता का विवेचन किया है। उन्होंने व्यापक नातेदारी में अंतर्व्यक्तित्व संबंधों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की है। टी.एन. मदन ने कश्मीरी ब्राह्मण समाज में संगठनकारी सिद्धांत के रूप में नातेदारी की भूमिका का अध्ययन किया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की नातेदारी पद्धति को परिभाषित करने वाले सुदृढ़ मतलब मजबूत पितावंश परंपरा की विचारधारा का वर्णन किया। इस इकाई के उपभाग में हमने विस्तार से देखा, मतलब ये बताया गया है कि उत्तर भारत की पितावंश परंपरा वाली नातेदारी पद्धति को समझने में वंशक्रम का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार सहायक हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। टी.एस. मदन, ऑस्कर लेविस जैसे समाजशास्त्रियों ने उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन करते हुए वंशक्रम दृष्टिकोण को अपनाया है। उन्होंने अपने अध्ययन में नातेदारी समूह के विभिन्न स्तरों और उनके कार्यकलापों का विस्तार से वर्णन किया है। तो समाजशास्त्रीय अध्ययन में वंशक्रम, वंश परंपरा शब्द कम से कम 4 भिन्न प्रकार से पिता और माता उपसर्ग के साथ या इसके बिना प्रयुक्त हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। उनका प्रयोग सामूहिक वंशक्रम समूह अर्थात मुख्य वंश परंपरा को व्यक्त करने के लिए किया गया है। दूसरा पढ़ते हैं। वंशक्रम की बात की गई है इसमें। दूसरा पढ़ते हैं। प्रायः इनका प्रयोग समाज विशेष में उत्तराधिकार और वंश आदि के लिए चुनी गई वंश परंपरा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट है। नातेदारी शब्दावली के अध्ययन में कभी कभी द्विपक्षीय निर्देश जैसे शब्द का प्रयोग यदाकदा शब्दावली संबंधी संरचनाओं के लिए किया गया है, जो मुमेरे फुफेरे
मामा के और फूफा के भाई बहनों के बीच विवाह के नियम से मेल खाता है। ये दक्षिण तरफ की बात की गई है, जिसमें मेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह के बाद से मेल खाता इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त तीनों प्रयोजनों के लिए कौन से वंश, माता या पिता या दोनों वंश चुने गए हैं, इस बात पर ध्यान दिए बिना वंशक्रम में आने वाले नातेदारी से हमारा तात्पर्य किसी भी व्यक्ति के पूर्वज या वंशज से होता है। वंशक्रम के नातेदार वह हैं जो वंशक्रम की सीधी वंश परंपरा में आते हैं। वंशक्रम में आने वाले नातेदारों के विपरीत समानांतर नातेदार वह हैं जो एक वंशक्रम के होते हैं परंतु वंश परंपरा की सीधी पंक्ति में नहीं आते। इसमें यही बात बता रखी है कि जो वंश में आते हैं और जो नातेदार होते हैं। वंश में होता है जो माता पिता घर के सदस्य होते हैं या पुराने लोग पीढ़ियों से चले आते हैं, वो एक ही वंश के होते हैं। और नातेदारी वो होते हैं जो विवाह संबंध द्वारा या जो दूसरे अपने परिवार के सदस्य जो दूर दूर तक पहले होते थे उनके बारे में की गई, वो भी हमारे एक हिसाब से रिश्तेदार ही हुए। तो नातेदार और वंश परंपरा के रिश्तेदार की बात की गई है। चौथे प्रयोग को छोड़कर अन्य सभी तीन प्रयोगों को केवल वशिष्ठ संदर्भ में देखा जा सकता है, अर्थात इनका प्रयोग एक स्थिति विशेष से ही संबंधित होते हैं। यहाँ हमने सामाजिक संबंधों और समूह पर बल दिया है, क्योंकि समाजशास्त्रियों ने उनका अध्ययन समाज की विशेषताओं के अंतःक्रिया मानदंडों और सामाजिक मूल्य के अनुसार किया है। आगे हम यहाँ से पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी खास नहीं देखा है। इसे पढ़ते हैं। पिता वंश परंपरा वाले समाज में व्यक्ति का माता पक्ष वह होता है जहाँ उस व्यक्ति के पिता ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। यह वह समूह है जहाँ उस व्यक्ति के पिता ने पत्नी ली है। इसी कारण से कुछ समाजशास्त्री रिश्तों की पूरक वंशक्रमता की अपेक्षा विवाह से उपजे संबंधों पर सीधे विचार करना अधिक पसंद करते हैं। वही बात इसमें की गई है। सीधा हम चलते हैं यहाँ पे विवाह संबंध से उत्पन्न रिश्तेदारी का दृष्टिकोण। भारत में नातेदारी पद्धति के अध्ययन में एक और संकल्पना उभर कर आई है। वह ये है कि विवाह संबंध से उत्पन्न रिश्तेदारी नातेदारी के अध्ययन में विवाह के विन्यासों और नियमों की विवेचना को भी शामिल किया जाता है। जब कोई समाजशास्त्री नातेदार के इन पहलुओं पर विशेष ध्यान देता है तो ये कहा जा सकता है कि उसने नातेदारी के विन्यास को समझने के लिए विवाह संबंध से उत्पन्न रिश्तेदारी के दृष्टिकोण का अनुसरण किया है। मतलब विवाह संबंध को समझने के लिए नातेदारी या रिश्तेदारी का नज़रिया और उन नियमों का पालन किया है। भारत में नातेदारी के कई अध्ययनों में दो समूह के बीच विवाह संबंध के रूप में विवाह पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ऐसे अध्ययनों में नातेदारी शब्दावली का विवेचन विवाह संबंध के स्वरूप की अभिव्यक्ति करने के लिए किया गया है। विवाह से होने वाले रिश्तों पर विशेष ध्यान देने वाले अध्ययनों को हमने विवाह संबंध की से उत्पन्न रिश्तेदारी के दृष्टिकोण का अनुसरण कहा है। इस दृष्टिकोण की मुख्य व्याख्या लुई दोमा मतलब लुई दोमा 1953 और 1957 और 1959 1962 ये सब कैसे याद करने की ज़रूरत नहीं। पता है क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है विवाह के या नातेदारी की आयाम किस प्रकार हो सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो मेन चीज़ें हमें पढ़ लेना है कि कोई चीज़ छूटे ना और हमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें वैसे मेन कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इसको मेन यहाँ स्टार्ट होगा, लेकिन चैप्टर पढ़ना है तो बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। नातेदारी के आयाम। नातेदारी के आयाम भारत के उत्तरी और दक्षिण भागों में पाई गई नातेदारी पद्धति की विशेषताओं पर एक चर्चा करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर गहराई से विचार करना ज़रूरी है। ये पहले नातेदारी के मुख्य पक्षों पर प्रकाश डालते हैं। नातेदारी समूह, मैंने कहा था नातेदारी से नातेदारी समूह। नातेदारी के संबंध एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हैसियत और संपत्ति के अंतरण मतलब आवाजाही से तरीके प्रदान करते हैं और सहयोग और संघर्ष के प्रयोजनों के लिए प्रभावी सामाजिक वर्ग भी बनाते हैं।
सामाजिक वर्ग भी बनाते हैं। यही कारण है कि हमारे वंश परंपरा या किसी रिश्तों का पता लगाने के तरीकों को जानना जरूरी होता है। दूसरे शब्दों में हमने ऐसे सामाजिक समूह की बात की है जिनके अंतर्गत नातेदार सहयोग करते हैं और संघर्ष भी करते हैं। सहयोग संघर्ष के विन्यासों को समझने के लिए हमें नातेदारी समूह के वर्णन की ज़रूरत पड़ती है। नातेदारी शब्दावली कि नातेदारी शब्दावली का अर्थ है कि हम अपने रिश्तों या नातों किसके शब्द से किसका क्या नाम हमने दे रखा है। अपना रिश्ता व्यक्त करने के लिए लोगों द्वारा प्रयुक्त शब्दों की सूची नातेदारी पद्धति के स्वरूप को अभिव्यक्त करती है। इसलिए नातेदारी शब्दावली के वर्णन द्वारा नातेदारी पद्धति का विवेचन भी किया जा सकता है। इसमें यही बात कही गई कि रिश्तों को बताने के लिए क्या नाम हम प्रयोग करते हैं अपने नातेदारों के लिए, अपने लोगों के लिए। किसी भी समाज की नातेदारी पद्धति के अधिकांश लक्षण उस समाज में प्रयुक्त नातेदारी के शब्दों के रूप में झलकते हैं। आमतौर पर उन नातेदारों के लिए उसी शब्द का प्रयोग किया जाता है जो नातेदारी के संबंधों के समान श्रेणी के होते हैं। उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उससे संबंधित होते हैं। साथ में ये नातेदार उस संबंध से जुड़ी नातेदारी की व्यवहार भूमिकाओं को भी निभाते हैं। जैसे विवाह के दौरान कोई भी रिश्तेदारी या नातेदारी बनती है तो उसमें हम जो भूमिकाएं होती हैं वो पूरी तरह निभाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नातेदारी शब्दावली का विवेचन करने से ये बात आम है कि वक्ता या स्वयं नाम से निर्दिष्ट किया जाता है, मतलब किसी का नाम बोलने से निर्दिष्ट किया जाता है। शब्द का अर्थ ईगो शब्द का अर्थ लैटिन में आई, मतलब इसमें बताया गया किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। वक्ता पुरुष हो सकता है और महिला भी। दूसरे नातेदारी शब्दों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक किस्म में वे शब्द हैं जो संबोधन के लिए होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ नातेदारी शब्दों का तब प्रयोग किया जाता है जब लोगों को आपस में एक दूसरे को संबोधित करना होता है। दूसरी किस्म में वे शब्द हैं जो हर रिश्ते को बतलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैंने भी कहा कि रिश्तों को बतलाने के लिए कौन सा रिश्ता किस नाम से पुकारा जाता है। ये वह शब्द हैं जिनके द्वारा एक संबंध को दूसरे से अलग किया जाता है। कभी कभी दोनों किस्मों को केवल एक ही शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तीसरा है, आपको जानने की भी इच्छा हो सकती है कि नातेदारी की लंबी श्रृंखला के शब्दों को संक्षिप्त में किस प्रकार लिखा जाए। उदाहरण के लिए अगर हम माता के भाई की कन्या लिखना चाहें तो माभाग लिखकर इस बात को अभिव्यक्त करना संभव है। एक और उदाहरण लीजिए, पिता की बहन की कन्या के पुत्र को पिबुकुपु लिखा जाता है। ये शब्द जो हैं ये दक्षिण की तरफ के शब्द हैं। इस प्रकार पिता के भाई की कन्या को संक्षिप्त में पिबिभाग लिखा जाता है। ये सारे ही शब्द साउथ की लैंग्वेज में लिखे गए हैं। नातेदारी शब्दों को लिखने का यही तरीका तब उपयोगी होता है जब नातेदारी के शब्दों के विभिन्न समूह को उल्लेख करना हो। इसमें यही बात हमने पढ़ा अभी तक कि किस प्रकार रिश्तेदारों या नातेदारी को एक नाम दे दिया जाता है, चाहे वो अपने वंश से हो या बाहरी से, लेकिन उसे एक नाम दे दिया जाता है संबोधन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। विवाह नियम। जिस प्रकार समाज में पाई गई नातेदारी पद्धति की नातेदारी समूह के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है कि जो नातेदारी पद्धति है वो नातेदारी समूह द्वारा होती है। ठीक उसी प्रकार इस विवाह के नियमों के माध्यम से भी समझा जा सकता है। विवाह के नियमों के माध्यम से ये नियम बताते हैं कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो आपस में एक दूसरे से विवाह कर सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो विवाह संबंध नहीं कर सकते या नहीं करते हैं। द्वितीय वधू पक्ष और वर पक्ष के बीच रिश्ते ऐसे सूत्रों को बनाते हैं जिनके अंतर्गत नातेदारी के संबंध का व्यवहार रूप देखा जा सकता है। इन रिश्तों के बारे में चर्चा करने पर हमें नातेदारी के ताने बाने अच्छी तरह समझ में आ सकते हैं।
यही कारण है कि किसी भी नातेदारी पद्धति को समझने के लिए विवाह नियमों के बारे में बताना ज़रूरी हो जाता है। इसमें मैंने पहले ही बताया था कि विवाह से जुड़े जो संबंध, जो नातेदारी होती हैं, उसी को ही नातेदारी कहा जा सकता है। और एक खून से संबंधित होता है, जो कहीं जाके एक ही वंशज के होते हैं लेकिन कहीं दूर जाके वो रहने लग जाते हैं अपने, तो उसी की बात की गई है। दो हैं, एक तो होता है विवाह द्वारा जुड़े नातेदारी, एक होता है रिश्तेदारी जो अपने परिवार का कहीं एक से कहीं दूर ही जाके बस जाना, लेकिन वो उसी वंशज के होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उपहारों का आदान प्रदान। समाजशास्त्रियों ने विभिन्न श्रेणी के नातेदारियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों की विवेचना की है या वर्णन किया है। क्योंकि किसी भी रिश्ते को बताने के लिए सदा दो शब्द होते हैं, इसलिए नातेदारी व्यवहार का वर्णन इस युगल शब्द के रूप में ही किया जाता है। मतलब उपहार द्वारा भी इसमें ये बात की गई है कि उपहार द्वारा भी जो रिश्ते होते हैं, आदान प्रदान का उसमें रिश्ते बने होते हैं। तो उदाहरण के लिए माता पिता एवं संतान, ये रिश्ते दो पीढ़ियों के बीच पाए जाने वाले नातेदारीगत व्यवहार को व्यक्त करते हैं। परंतु चूँकि हमने इकाई 8 में पढ़ा, उत्तर और दक्षिण भारत की नातेदारी पद्धति का विवेचन किया है, न कि किसी सामाजिक समूह विशेष का, इसलिए यहाँ नातेदारी व्यवहार का वर्णन ऊपर बताए गए ढंग से करना संभव नहीं है। दूसरी ओर हमें ये तो ऐसे ही बता रखा है क्या कर्म क्या, मतलब आगे बढ़ते हैं मेन पॉइंट। यहाँ हम सीधा आते हैं नातेदारी की आरेख। इसमें ये चीज़ बता रखी है कि कौन सा रिश्ता कैसे बनता है। तो सर्वप्रथम अगर ऐसा कोई चिन्ह है पुरुष के लिए होता है, ऐसा चिन्ह पुरुष के लिए होता है और ऐसा महिला के लिए होता है, ठीक है। जब इन प्रतीकों के काले रंग में दिखा जाता है ऐसे, तो ऐसा तब इसका तात्पर्य ये होता है कि ये मर चुके हैं, इनका देहांत हो चुका है। आगे करते हैं। अगर इस तरह से है तो सहोदर मतलब भाई के संबंध में है, संबंध होता है, और ये भाई या बहन अथवा भाई बहन के संबंधों को व्यक्त करता है। अगर इस प्रकार है और इस प्रकार है तो पति पत्नी के संबंध को व्यक्त करता है। ऐसे है तो भाई बहन, ऐसे है तो पति पत्नी। तीसरी बातें हैं, अगर इस प्रकार के जोड़ने वाले क्षैतिज रेखा या माता पिता या संतानों के बीच वंशज या पीढ़ी के संबंध सूचित करते हैं। अगर ऐसे हैं तो ये माता पिता को जोड़ देते हैं, इस तरह खींच कर दर्शाया जाता है। ये नीचे यहाँ पे ऐसे ही बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये सारा ऐसे ही बनाया गया है, ये जैसे ये बनाया गया है, जैसे ये पूरे रिश्ते नातेदारी के बारे में अगर आपके पास बुक्स होगी तो आप उसको देख लेना। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में नातेदारी। आइए सबसे पहले हम स्पष्ट कर लें कि उत्तर भारत से हमारा क्या तात्पर्य है। भारत में पाई जाने वाली नातेदारी पद्धतियों का विवेचन करने के प्रयोजनों से इरावती कर्व ने देश के 4 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा है। ये सांस्कृतिक क्षेत्र हैं उत्तरी, मध्य, दक्षिण और पूर्वी। कर्व के अनुसार उत्तरी क्षेत्र उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्य पर्वत के बीच का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अधिकांश लोग संस्कृत से निकली हुई भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ भाषाएं हिंदी, बिहारी, सिंधी, पंजाबी, असमी और बांग्ला है। ये नहीं कहा जा सकता कि इस विशाल क्षेत्र में एक ही नातेदारी पद्धति है। भाषा, इतिहास, संस्कृति में भिन्नता होने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में काफ़ी विविधता है। फिर भी मोटे तौर पर सामान्य लक्षणों के आधार पर इस क्षेत्र के समुदायों के नातेदारी संगठनों के विन्यास पर विचार करने का प्रयत्न किया जा सकता है। आइए 4 लक्षणों अर्थात नातेदारी वर्ग, नातेदारी शब्दावली, विवाह नियम और नातेदारी में औपचारिक उपहार के आदान प्रदान के अनुसार इस क्षेत्र जो हमने भी पीछे पढ़ा था उसका भी ये व्याख्या पूरी की गई है। ये अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। अगर आपको पीछे समझ में नहीं आया होगा कुछ लाइंस, तो इसमें आपको पूरी अच्छी तरह व्याख्या के तौर पे पूरा समझ में आ जाएगा। नातेदारों में औपचारिक उपहारों के आदान प्रदान के अनुसार इस क्षेत्र में नातेदारी की बुनियादी संरचना और प्रक्रिया का विवेचन किया है। तो आगे हम फर्स्ट पढ़ते हैं नातेदारी समूह। नातेदारी में समूह कौन कौन से आते हैं। तो उत्तर भारत के विभिन्न भागों में सामाजिक
अध्ययनों से हमें पता चलता है कि सामाजिक समूह जैसे पिता वंश परंपरा या गोत्र जाति उपजाति लोगों में सहयोग और संघर्ष का आधार प्रदान करते हैं। आइए हम इन समूहों के बारे में चर्चा करें। इन समूहों के अतिरिक्त हमने एक चौथे समूह कल्पित नातेदारी का उल्लेख किया है। ये तीन तो हमने, एक चौथा है कल्पित नातेदारी। तो पहला करते हैं पितावंश। ये कहा जा सकता है कि उत्तर भारत में मोटे तौर पर नातेदारी संगठन एकल वंश परंपरा पर आधारित है। जब वंश का पता केवल एक वंश परंपरा के माध्यम से लगता है तो उसे एकल वंश परंपरा कहते हैं। उत्तर भारत में अधिकतर पितावंश परंपरा से वंश निर्धारण होता है, मतलब पिता के वंश से। अतः यहाँ की नातेदारी एकल वंश परंपरा वाली कहलाएगी, अर्थात वंश क्रम पिता से पुत्र द्वारा माना जाता है। पिता वंश परंपरा के सदस्यों का आपस में सहयोग होता है और विभिन्न स्थितियों में एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंद्व भी होता है। आइए देखें कि सहयोग, संघर्ष और परिस्थिति और संपत्ति के उत्तराधिकार के संदर्भ में किस प्रकार नातेदारी के संबंध स्पष्ट होते हैं। तो पिता में सहयोग किस प्रकार बनता है, संघर्ष किस प्रकार होता है और परिस्थिति स्टेटस किस प्रकार और संपत्ति के उत्तराधिकार किस प्रकार होता है। तो सहयोग की बात करते हैं। पितावंश परंपरा के सदस्य अनुष्ठानिक और आर्थिक कार्यों में प्राय सहयोग देते हैं। अगर कोई बेटा या पुत्र अपने पिता से दूर रहने लग गए हैं तो वो इन सब चीज़ों में, जैसे बहन की शादी है तो वो सारे अपना सहयोग देंगे। तो ये बात है। ये जीवन के अनुष्ठानिक कार्यों में साथ साथ भाग लेते हैं। विवादों को सुलझाने में वंश के बुजुर्ग वंश के अंदर ही विवाद सुलझाने की कोशिश करते हैं। वंश के सदस्यों में मजबूत सहयोग रहता है क्योंकि वे एक ही गांव में आसपास रहते हैं। चूँकि वंश के सदस्यों की कृषि भूमि आमतौर पर एक ही गांव में होती है, जैसे किसी औरत के 4 पुत्र हैं और सब अलग अलग रहने लगे हैं दूर दूर, तो इस प्रकार वो एक ही गांव में रहते हैं, लेकिन कोई भी सहयोग या कुछ भी करना होता तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। यही बात की गई है। सदस्यों की कृषि आमतौर पर एक ही गांव में होती है, इसलिए वे अपने मकान एक दूसरे के अगल बगल बना लेते हैं। इस स्थिति में एक परिवार से दूसरे परिवार में हर तरह की चीज़ों का आदान प्रदान निरंतर होता रहता है। लेविस, मिल्टन और हिचकॉक निकोलस ने उत्तर भारत में नातेदारी विन्यासों के अध्ययन में इस प्रकार के सहयोग का वर्णन किया है। नातेदारी अध्ययन के सैद्धांतिक दृष्टिकोण के अनुसार हम कह सकते हैं कि इन अध्ययनों में वंशक्रम के दृष्टिकोण का अनुसरण किया गया है, क्योंकि यह वंशक्रम में सहयोग और संघर्ष के विन्यासों का विश्लेषण किया गया है। ये वंश क्रम से निर्धारित है, जिसमें एक ही वंश के सदस्य आपस में अलग अलग रहते हों, तो कोई भी सहयोग की ज़रूरत होती है, संघर्ष भी होता है, तो वो अपने सहयोग में सब एक साथ आ जाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं संघर्ष। यद्यपि वंश के सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं, लेकिन उनमें संघर्ष होना भी नातेदारी संबंधों की एक विशेषता है। उदाहरण के लिए T.N. मदन ने कश्मीर के एक गांव के अध्ययन में दिखाया कि किस प्रकार भाइयों के बीच प्रतिद्वंद्वी के कारण संयुक्त परिवार का विभाजन होता है और उसके बाद प्रतिद्वंद्वित्व भाइयों के बच्चों के बीच और भी अधिक उग्र रूप धारण कर लेता है कि भाइयों में अगर लड़ाई है तो उनके बच्चों में और ज़्यादा कट्टर दुश्मनी हो जाती है, यही देखकर कि वो हमारा दुश्मन है। तो संघर्ष हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। परिस्थिति और संपत्ति का उत्तराधिकार। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संपत्ति और सामाजिक परिस्थिति का हस्तांतरण कुछ नियमों के अनुसार होता है। उत्तर भारत में ये सामान्य रूप से पुरुष वंश परंपरा के अनुसार होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उत्तर भारत में उत्तराधिकार का ढंग मुख्य रूप से पिता वंश परंपरा पर आधारित होता है। इसका अर्थ यही हुआ कि जो वंश क्रम है वो पिता से पुत्र को ही मिलता है, जो भी संपत्ति है। इस कारण पितावंश परंपरा के गठन का बोध बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वंश परंपरा के सदस्य आर्थिक और विविध कारणों से सहयोग करते हैं। चूँकि वे विविध अधिकारों के भागीदारी होते हैं, इसलिए उन्हें दूसरी ओर इन अधिकारों का अधिक से अधिक लाभ पाने के लिए वे आपस में लड़ते भी रहते हैं। जैसे भाई हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो उनमें आपस में ही दुश्मनी हो जाती है।
तो आगे बढ़ते हैं। प्रधान ने मेरठ और दिल्ली के आसपास के कुछ जिलों के जाटों और अन्य भूस्वामियों का वर्णन किया है, जिनके पास गांव की ज़मीन का कुछ भाग है। उन्होंने दिखाया कि वह भूमि वंश परंपरा के बाहर के लोगों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। अंततः भूमि को वंशज के पास ही रहने के लिए उनके पुरुष सदस्यों को हमेशा संगठित रहना पड़ता है। इस प्रकार भूमि स्वामित्व वंश परंपरा में ही रहे, यह भाव उनके सामाजिक संगठन का एक मुख्य सिद्धांत बन गया है। आइए अब नातेदारी के दूसरे समूह अर्थात गोत्र की चर्चा करें। इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक साथ रहने के लिए एक साथ रहते हैं ताकि संपत्ति किसी को ज़्यादा और किसी को कम ना मिले। हम ये चैप्टर यहीं ख़त्म कर देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएंगी, इस तरह आप भी बोर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम गोत्र से पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आया तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही हो तो आप वो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर सुधार करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।